तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इस पार्ट में देखते हैं, ये पार्ट 2 है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि डेवलपमेंट के देखते हैं, है ना। तो डायरेक्शन की बात करते हैं। एक सीफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल के रूप में होता है ये। तो इसको हिंदी में देखते हो शिरोध पदोमुखी, और इसको देखें तो समीप दूरस्थ विकास होता है ये, है ना। यानी कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। कहाँ से? सिर से पैर की ओर। इस बच्चे में सिर से पैर की ओर, है ना। और प्रोक्सिमोडिस्टल की बात करें तो केंद्र से परिधि की ओर होता है ना। ये विकास की डायरेक्शन है। जन्म के समय बच्चों का सिर शरीर का 1/4 25% के बराबर होता है। आप निकाल के बताओगे मेरे को, ठीक है ना। तो कैसे निकलता है 25% कैसे आता है, कमेंट में जरूर बताना। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो ये क्या होती है? होती क्या है? देखो, प्रत्येक व्यक्ति, संसार में कोई भी व्यक्ति सेम नहीं है, सब प्रत्येक व्यक्ति अलग है। यानी कि उसमें यूनिकनेस पाई जाती है। सब में क्या है? यूनिकनेस है। यानी कि सबकी रुचियां अलग अलग हैं, कलर अलग अलग है। तो यही बात है। दुनिया की प्रत्येक ये क्या है? दुनिया की प्रत्येक प्रजाति में पाई जाती है इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई भी प्रजाति समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए 2 बंदर भी ले लेंगे ना, तो उनमें भी किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं तो देखने को मिलती है, समानता तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें, वेरिएशन आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीसीज, है ना। वेरिएशन एड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर। इस प्रकार से वेरिएशन बढ़ता जाता है। वेरिएबिलिटी इज इफेक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल आर नो एक्सेप्शन टू दिस। नोट, ये क्या है? इसने कह रखा कि हमें क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की कदर करनी चाहिए, उस पर हंसना नहीं चाहिए बल्कि कदर करनी चाहिए, ठीक है ना। दी लिस्ट ऑफ वेरिएशन कैन बी एंडलेस। और अब देखते हैं बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, वैल्यूज, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी। ये क्या बताएं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार हैं ये। बुद्धि से व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, रुचि से व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मूल्य से व्यक्तिगत विभिन्नताएं, है ना। और एप्टीट्यूड से व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और पर्सनालिटी से भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं व्यक्ति में। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान करे। ये बात ये कहना चाहता है कि कोई भी टीचर है ना, हम टीचर बनना जा रहे हैं तो क्या है, हमें अलग अलग यानी कि अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए, अलग अलग टेक्निक का यूज करना चाहिए। हर रोज हर बच्चे को अलग अलग टेक्निक के द्वारा पढ़ाना चाहिए, और हर रोज अलग अलग टेक्निक की हमें मतलब बच्चों के साथ टेक्निक साझा करनी चाहिए। तो शिक्षक के लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन सही नहीं होती है, जबकि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन उसके लिए ठीक है। यानी कि विभेदी अनुदेशन इंग्लिश में देखें तो, यानी कि इंस्ट्रक्शन यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए। होमोजीनियस नहीं, हमको हिट्रोजीनियस बनाना चाहिए। होमो का मतलब तो समान होता है, तो हमें क्या है, हिट्रोजीनियस बनाए, है ना। होमो मीन्स यानी सेम, अतः सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में मत रखो। इसका मतलब कि सेम एबिलिटी वाले बच्चे को एक ग्रुप में कभी नहीं रखना चाहिए, उसके अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों में डालना चाहिए, ताकि उनमें अलग अलग चीज़ें सीखने को मिले। बच्चे अगर अलग अलग चीज़ों में डालेंगे तो अलग अलग चीज़ें अडॉप्ट कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें हम, इंडिविजुअल डिफरेंस है ना कि ये 2 तरीके से बट गया। एक तो आनुवांशिक और एक्वायर्ड, है ना, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड।
तो आनुवांशिक फिजिकली मेंटली टेम्परामेंटल होता है, और अर्जित होता है सोशल कल्चरल एजुकेशनल इमोशनल। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि मोटिवेशन। ये लगा लो सीटेट में क्वेश्चन इससे आता है, हर बार आता है सीटेट में, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा देता हूँ मैं, है ना, स्टार मार देता हूँ, इससे मार देता हूँ। अब लगा दिया बड़ा, तो अब समझ आ गई बात। ये इंपॉर्टेंट मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन बच्चों, इसको मेरे प्यारे साथियों, ये मोटिवेशन कुछ नहीं है। ये हम कहीं ना कहीं से अब तक भी मोटिवेट होते आए हैं। जब भी हम कभी उदास पड़ जाते हैं और कोई हमें कहता है कि उदास क्यों है, क्या हो गया, तो उदास है, हम कारण बताते हैं तो अच्छी सी राय देता है कि ये कर वो कर, तो हम थोड़ी सी खुशी का अनुभव करते हैं। वही तो मोटिव होता है। अगर हम किसी में मतलब कोई काम करने में सक्सेस नहीं हुए और कोई घर वाले बोलेंगे कि बेटा कोई बात नहीं है, अगर तू सक्सेस नहीं हुआ तो अच्छे से तैयारी कर, आगे करना, और अब की बार अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नंबर लाना। फिर अपने मन में भी होता है कि अब की बार अच्छे से नंबर लाऊंगा और पास होऊंगा, तो वो मोटिवेशन ही है वो भी, यानी कि मोटिवेशन आप समझे। तो ये है क्या मोटिवेशन है ना, हमें सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना सीखा नहीं जा सकता। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन एंड विजन ऑफ द गोल डायरेक्ट बिहेवियर, यानी कि लक्ष्य की दिशा में कार्य करने का एक साधन है मोटिवेशन, ठीक है ना। ये 2 तरीके से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। कौन कौन सा? इंटरनल और एक्सटर्नल ध्यान रखना। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि, और लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि एक्सटर्नल, ये यानी कि अंत आत्मा से संबंधित होता है, और ये एक्सटर्नल लोभ लालच से संबंधित है। इसमें रिवार्ड होते हैं, इनाम होती है, पनिशमेंट होता है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है रिवार्ड की, पनिशमेंट की, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक काम करता है इंसान के अंदर, यानी खुद से मोटिव होता है इंसान इसके अंदर। इंटरनल अंत आत्मा से होता है, और लोभ की दृष्टि से एक्सटर्नल ये मोटिवेशन होता है। रिवार्ड हो गया, इसमें सैलरी हो गई, मार्क हो गए, ये सब क्या है? एक्सटर्नल। अपने मार्क आते हैं भाई, हम साइकोलॉजी के लिए 30 में से 30 नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़ने के बाद में 30 में से 30 ही आएंगे, ये डेफिनेट है। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 30 में से 30 आएंगे। और ये मार्क आना भी क्या है? एक्सटर्नल है, यानी कि हम एक्सटर्नल मोटिवेट हैं। लेकिन अपना टीचर बनना है ये जन्म से, इसलिए एक्सटर्नल है। हम मार्क किस लिए लाना चाहते हैं? हम मार्क टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि हम जन्म से ही हमारे टीचर बनने में रुचि है। टीचिंग हमें बहुत अच्छी लगती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर जी हुए थे, उनका कहना था कि अभिप्रेरणा नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा ना, सक्सेस रेट उतनी अच्छी होगी। बच्चों में इंटरनली अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। कौन सी अभिप्रेरणा को? इंटरनली। और अब हम अभिप्रेरणा चक्र को अच्छे से समझते हैं। अभिप्रेरणा चक्र कैसे काम करता है वो देखो। तो ये क्या है? अभिप्रेरणा चक्र है अपने पास, है ना। और इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं हम किससे? किससे? एनडीए गार से। किससे? एनडीए गार से। इसमें एन का अर्थ होता है नीड, डी का अर्थ होता है ड्राइव, है ना, डी का ड्राइव, और अराउजल होता है इसका अर्थ ए का, और जी का अर्थ क्या होता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और अचीवमेंट ए का अर्थ होता है, और आर का अर्थ होता है रिडक्शन ऑफ अराउजल, ठीक है ना। ये इनके मीनिंग होते हैं। अब देखो नीड कैसे? जैसे गवर्नमेंट जॉब की नीड है हमें। किसकी? गवर्नमेंट जॉब की हमें नीड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब की नीड हो गई, हम कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रमोद यानी कि ड्राइव कौन करता है? अपने घर वाले करेंगे, है ना, बाहर वाले, घर वाले, कोई भी, यानी कि बल, एक तरह से फोर्स करेंगे, बल के रूप में काम करता है कि तू नौकरी लग जा,
घर वाले बोलते हैं तू नौकरी लग जा तो ये आ जाएगा, पैसे आ जाएगा, तुझे नौकरी लगनी है, तू खाएगा क्या, पिएगा क्या। तो ये इस प्रकार घर वाले मोटिवेट करते रहते हैं कि तुझे तो पढ़ना ही है, पढ़ने के अलावा क्या है तेरे पास, पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या, कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। तो यहाँ से घर वाले, ये घर वाले होते हैं और यहाँ से बल देते रहते हैं, ड्राइव का काम करते हैं घर वाले। फिर उसके अंदर यानी कि हम टीचर बनना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, उत्तेजना। अब हम आ गए उत्तेजना पे, है ना। अब जानते उत्तेजना आ गए, अराउजल उत्पन्न हो गया हमारे अंदर, तो हमसे रहा नहीं जाएगा। क्या रहा नहीं जाएगा? और क्या करेंगे हम? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की दिशा में काम करेंगे। और ये किस दिशा में काम करेंगे, कैसे करेंगे कि रहा नहीं जाए, मुझे तो आज ही टीचर बनना है, अभी बनना है। फिर हम तुरंत बुक, इसके लिए क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है, कौन सी बुक पढ़नी पड़ती है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन मुझे टीचर बना सकता है, मुझे टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब मैं करूँगा। ऐसी कुछ वो दिशा निर्देशित व्यवहार करने लग जाते हैं, यानी कि पढ़ने लग जाता है वो। स्टडी भी करना चालू कर देता है। तो वो दिन रात मेहनत करता है, जैसे आप कर रहे हो अब, है ना। दिन रात लग जाता है अपने काम में। दिन रात मेहनत करके वो गोल डायरेक्ट बिहेवियर की दिशा में काम करता है। फिर क्या मिलेगा आपको पता है? फिर उसे मिलने वाली है क्या? उपलब्धि मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? उपलब्धि। ये फिक्स है। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अचीवमेंट कहीं नहीं जाएगी, आपको ज़रूर मिलेगी। यानी कि सक्सेस आपकी झोली में है तो अचीवमेंट ज़रूर है। देख लो, ये एनडीए गार्ड से ही देख लो। आप बिल्कुल भी संदेह, डाउट मत रखा करो कि मैं लगूंगा या नहीं, बिल्कुल लगोगे। ये देख लो, आवश्यकता, ड्राइव, अराउजल, ऐसे काम करते जाओ, बस इसको फॉलो कर लो तो आपको अचीवमेंट जरूर होगी। फिर क्या अचीवमेंट होने के बाद में क्या होता है? अचीवमेंट होने के बाद में कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। जब हमें कोई भी चीज़ मिल जाती है तो अराउजल यानी कि उत्तेजना में कमी आ जाती है और अपना इंटरेस्ट सा ख़त्म हो जाता है। जो काम हम कर रहे थे ना, वो काम ख़त्म हो जाता है। फिर हम दूसरी चीज़ देखेंगे, अभी दूसरे पे काम करेगा। ये सब चीज़ों पर काम करता है। जैसे हमने नौकरी तो पा ली है, अब क्या करना है? अब हमें तो बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना था, है ना, बिजनेसमैन बनना है। फिर बिजनेसमैन के लिए फिर यहाँ पर कोई करेगा, दोस्त करेंगे घर वाले, कोई न कोई तो करेगा ड्राइव का काम, है ना। तो कर दिया, फिर उत्तेजना आ जाएगी, मुझे तो बहुत पैसा वाला बनना है। फिर दिशा उस व्यवहार काम मतलब कि बिजनेसमैन क्या क्या कैसे बना जाता है और बनते कैसे हैं, उसके लिए चालू कर देते हैं हम। यानी कि थोड़ी सी दुकान चालू करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा यानी कि मार्केटिंग करने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे अपना बिजनेस चालू, फिर अचीवमेंट। इस प्रकार से फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल, फिर बिजनेस से भी पेट नहीं भरता है, फिर वापस कमी, फिर नीड, फिर दूसरी तरह नीड, फिर लास्ट में तो हम क्या करेंगे? किसकी नीड होगी हमें? मैं सच बताता हूँ, नीड होगी लास्ट में जाके, ये सब पाने के बाद में हमें होगी गॉड से मिलने की। किससे? गॉड के पास जाएंगे कि भगवान तू ही है मेरा सारा, तेरे बिना कोई ना हमारा। तो ये गॉड के पास जाएंगे, फिर गॉड की आवश्यकता होगी तो फिर पंडित महाराज जी या फिर कोई भी बताएगा कि इस रास्ते पे चलो, गॉड प्राप्त हो जाएंगे। फिर अपनी उत्तेजना, हाँ मुझे तो गॉड प्राप्त करना है, मुझे तो इस आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी में जाना है, फिर हम यही व्यवहार करेंगे। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसमें भी कमी आ जाएगी, एक दिन इसमें भी कमी आ जाती है। लेकिन ये सब जगह ये जरूरी नहीं कि इसमें कमी आए। गॉड में कभी कमी नहीं, गॉड की प्राप्ति में कभी कमी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये साधन ऐसा है जो आत्म संतुष्टि का है, वहाँ पर 2% लोग ही जा पाते हैं। वो अब हम आगे पढ़ेंगे। छोटी सी बात और जान लो, मध्याह्न भोजन मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी, है ना। और फिजिकली नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं, सर्वाइवल नीड्स, अस्तित्व की जरूरत, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील, ये सब क्या है? सर्वाइवल नीड हैं। जबकि फिजिकल नीड कौन कौन से हैं? शारीरिक आवश्यकताएं। तो अब हम अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत पढ़ेंगे। यानी कि ये क्या है? अब्राहम मैस्लोस नीड टू, है ना। तो ये देखो, ये त्रिभुज बन रहा है आपके सामने।
तो ये क्या है, शुरुआती स्टेज है, ये वाली, ये शुरुआती स्टेज है। तो इसमें क्या है, अब में साइकोलॉजिकल नीड यानी कि फिजिकली नीड, साइकोलॉजी ने फिजिकली नीड होती है, शारीरिक आवश्यकताएं, क्या शारीरिक आवश्यकताओं की बात करेंगे। सॉरी, वो साइकोलॉजी नहीं था, फिजिकली था ना। तो फिजिकली में क्या क्या आएगा, देखो फिजिकली में आ रहा है अपने पास एयर, हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, स्लीप चाहिए, क्लोथिंग भी चाहिए, और रिप्रोडक्शन भी इसी में आता है, ठीक है ना। फिर दूसरी पे चलते हैं, दूसरी क्या है, दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप पे तो सेफ्टी नीड्स यानी कि सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए उसके पास, एम्प्लॉयमेंट होना, जॉब होनी चाहिए, रिसोर्सेस होने चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। फिर इसके बाद में क्या करता है उसे, अब क्या सब कुछ पाले उसने, जॉब पाली उसने, एयर, फूड, सब क्लोथ, कपड़े वपड़े सब मिल गए उसे, है ना। यानी कि सेफ्टी नीड हो गई पूरी उसकी, शारीरिक आवश्यकता भी पूरी। अब तीसरे स्टेप पे क्या करेगा उसे, अब उसके अंदर भाव आएंगे, किसके, कि लव एंड बिलोंगिंग के, यानी कि प्रेम अपनौता की आवश्यकता है, यानी अपनों से वो मतलब प्यार की यानी कि प्रेम की इच्छा जाहिर करेगा, यानी कि उनसे वो प्रेम मांगता है कि मुझे ये प्यार करें, यानी कि मेरे फैमिली वाले हो गए, है ना, सेंस ऑफ कनेक्शन और फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, इनसे ये प्यार की इसको ज़रूरत महसूस होती है तीसरी स्टेज में, ठीक है ना, तीसरी स्टेज। और अब चौथी स्टेज में क्या होगा उसके साथ, हर किसी इंसान का ये होता है, उसके साथ नहीं, हर किसी के लिए। तो एस्टीम, एस्टीम यानी सम्मान की आवश्यकता है, अब उसे सम्मान चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ एस्टीम चाहिए, स्टेटस चाहिए उसका खुद का, है ना, और स्ट्रेंथ चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहता है। इसके बाद में क्या करता है, इसके बाद में आत्म सिद्धि यानी कि 4 स्टेज प्राप्त कर ली उसने, सब कुछ पा लिया, सम्मान भी पा लिया, प्रेम भी पा लिया, शुरुआत में फिजिकली जो नीड थी वो भी पा ली, सुरक्षा भी पा ली, सब कुछ पा लिया। उसके बाद में उसके पास रह कर क्या गया, अब उसे तो सिद्धि प्राप्त करनी है, क्या करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर 2% लोग ही पहुंच पाते हैं यहाँ पर आत्म सिद्धि को, यानी कि पूर्णतः संतुष्ट सिर्फ 2% लोग ही हो पाते हैं। कितने, 2% लोग, बहुत कम है। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी कि आत्म सिद्धि को प्राप्त यानी कि वो सब तरह से संतुष्ट, ये कंडीशन है सभी तरह से संतुष्ट होना, और यहाँ पर सिर्फ 2% ही लोग पहुंच पाते हैं। आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू। आईक्यू बुद्धि लब्धि को बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की आईक्यू कितनी, 160 से ऊपर थी, है ना। अब ये स्टैनफोर्ड बिने द्वारा दिया गया स्केल है, तो इसको देख लेते हैं एक नज़र में, इसको याद करना थोड़ा सा ध्यान रहना जरूरी है ना सीटेट के लिए। तो जीनियस जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, उनमें 140 से ऊपर की बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल पाया जाता है। वेरी सुपीरियर 142 से 139 के अंतर्गत आता है। सुपीरियर के अंदर 110 से 119, एवरेज के अंदर ये ध्यान रखना 90 से 109, ड्यूल के अंदर 80 से 89, और बॉर्डर लाइन डिफिशियंसी 70 यानी कि पिछड़ेपन की निशानी है 79 है ना, और मोरोन में 50 से 69, और इसमें 20 से 49, और इडियट में यानी कि 20 से कम बुद्धि लब्धि पाई जाती है। इंटेलिजेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजियर से हुई है, जिसका अर्थ टू अंडरस्टैंड होता है। इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। इंटेलिजेंस क्या होता है, हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, अडॉप्ट एंड लर्न। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, अब कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू को देखते हैं अच्छे से, है ना। देखो ये फॉर्मूला है, और इसे माका से याद कर सकते हैं। किससे, माका से याद कर सकते हैं। किससे, माका से। बीच में क्या लगाना होता है, ये लगाना, और 100 से तो गुणा करना ही, ये तो आपको ध्यान है ना। तो मेंटल एज, एम ए का मतलब मेंटल एज, और सी ए का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, है ना। एम ए का मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, है ना। मानसिक आयु और वास्तविक आयु गुणा 100 से करेंगे आईक्यू के लिए, ठीक है ना। तो ये काम हम कर लेंगे।
अब क्या है, किसी बच्चे की रियल एज 10 वर्ष है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे के जैसा काम करता है। उसकी मेंटल एज कितनी हो गई, 12 हो गई। उसकी रियल एज कितनी होगी, 10 हो गई, है ना, 10 हो गई। और इसको किससे गुणा करा देंगे, 100 से गुणा करा देंगे। 0 से 0 कैंसिल किया और ये कितना आ गया, 120, है ना। तो आप बताओ ये बच्चा कौन सा हो गया, है ना। तो एवरेज आईक्यू की बात करें तो 90 से 110 के अंतर्गत आती है। और क्रोनोलॉजिकल एज की बात कर रहा है कि क्या होती है। क्रोनोलॉजिकल एज कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि जो अपनी हम बर्थडे मनाते हैं ना, जन्म से ही तो गिनते हैं, वही क्रोनोलॉजिकल एज है। जो अपनी वास्तविक में ईयर होती हैं अपने, है ना, हम कितने साल के हो गई, वही एज होती है वास्तविकता में। तो पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में दिया गया था, है ना। पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में दिया गया था और अल्फ्रेड बिन्ने और साइमन के द्वारा दिया गया था। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिन्ने के द्वारा, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिन्ने के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन रीट में आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है, रीट में आ चुका है ये क्वेश्चन कि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था। 1908 में अल्फ्रेड बिन्ने ने दिया था। और 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। हम देखते हैं क्रिएटिविटी होती क्या है। कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्रिएटिविटी क्या है। जब हम बचपन में होते थे ना, तो मैं तो मेरी बताऊं, हाँ, छोटी छोटी घड़ी आती थी ना, उसमें टाइम चलता था। छोटी घड़ी आती 10 रुपए की, 15 रुपए की आती थी, उसमें एक सेल लगाती थी और चलती थी, वो टाइम बताती थी सिर्फ, है ना, 10:15 कुछ ऐसे ही। तो हम क्या करते थे, वो जब बंद हो जाती थी या बंद भी नहीं होती तो उसको खोल के उसकी एक एक चीज़, उसमें कुछ कुछ आते हैं ना, जो भी आइटम मुझे अब भी याद है, वो कैसे कैसे हम खोलते थे। काफ़ी परेशान होते, 1 घंटे तक मतलब उसमें ही लगे रहते थे, खोल के उसमें ही, फिर उसको वापस से जुड़ना, फिर चला देना, उसको सेल लगाना, ये करना, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेंगी। जैसे कोई गाड़ी खरीदी, आज भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देखना, गाड़ी लेके आएंगे ना, तो उसको पहले देखेंगे कि कैसे इसका पहिया कैसे खुलेगा, फिर उसको जोड़ेगा वापस से। यानी कि ये क्या है, क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल है। अगर बच्चा ऐसे काम, यानी कि इन्हीं कामों के द्वारा धीरे धीरे वो जेसीबी बना लेता है। देखा होगा आपने, कई बच्चे जेसीबी बना लेते हैं, है ना। मैंने स्कूल में देखा था कि एक बच्चा बोरिंग की मशीन बना के लेकर आ रहा था, कुछ काटने की मशीन लेकर आ रहा था, कागज कटिंग कर रहा था धड़ाधड़। तो वो क्या है, फटाफट से कटिंग हो रही थी। बोरिंग मशीन एक बच्चे ने बनाया था ना, मेरे सामने एग्जाम। वो क्या है, उस बच्चे में क्रिएटिविटी ज़्यादा है, यानी कि उसमें सृजनात्मकता, बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। ये हमें पहचान, इस बच्चों की पहचान होनी चाहिए कि इसमें क्रिएटिविटी कौन सी चीज़ में है। जैसे म्यूजिक में भी क्रिएटिविटी हो सकती है। म्यूजिक में कैसे, कि कोई बच्चा ट्यून को, जिसे कोई ट्यून चलाई और उसको समझ गया कि ये ट्यून है, और अगर अच्छी उसकी क्रिएटिविटी है, अगर म्यूजिक में पहले से ही कुछ जानकारी है, तो वो अच्छी अच्छी ट्यून दे सकता है। तो ये क्रिएटिविटी का ही एग्जाम्पल है, यानी कि खुद की यूनिक ट्यून दे सकता हो, ठीक है। तो ये बात है, अर्थात हर एक हाई आईक्यू वाला बच्चा रचनात्मक हो, ये आवश्यक नहीं है। किसके अनुसार, टर्मन के अनुसार, है ना। टर्मन जी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा हो वो बच्चा क्रिएटिविटी वाला हो, ये आवश्यक नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा बुद्धि, ज़्यादा होशियार, देखते होंगे ज़्यादा होशियार बच्चे तो क्रिएटिविटी कहाँ, वो तो पढ़ने में ही व्यस्त हैं। तो आईक्यू लेवल अलग चीज़ है और क्रिएटिविटी अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। क्रिएटिविटी के तत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिएटिविटी बहुत ही शानदार है, इससे अच्छा और कुछ है नहीं। क्रिएटिविटी से अच्छा और कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी हम करते हैं, जो भी हमारे पास साधन है, टेक्निक है, सारी टेक्निक क्रिएटिविटी के कारण ही आई है। तो इसको याद कर सकते हैं FFOE से। किससे, FFOE से। पहले F का अर्थ क्या है, फ्लुएंसी। दूसरे F का अर्थ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। और तीसरे O का अर्थ क्या है, वो है, तीसरा F नहीं था, सॉरी, है ना, वो है ओरिजिनल, यानी मौलिकता होनी चाहिए। और इसमें एलाबोरेशन होना चाहिए, है ना, विस्तार होना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं FFOE से कि ये तत्व है ना, क्रिएटिविटी के। अब जेबी गिलफोर्ड ने
थिंकिंग को दो भागों में प्रस्तुत किया है। एक तो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? और कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, है ना। तो डाइवर्जेंट से आपको अनुमान लगाओ, जैसे कोई किरणें हैं जो फैल जाती है ना, फैलना ही एक तरह से डाइवर्जेंट कहलाता है। फिजिक्स में चलता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, है ना, फिजिक्स में चलता है। यानी कि किसी चीज़ का फैलना, फैलने का यहाँ पर अर्थ लेंगे कि अपसारी सोच, यानी कि बड़ी सोच, यानी कि ओपन एंडेड, और अभिसारी यानी क्लोज एंडेड, और रिलेटेड टू क्रिएटिविटी से है, रिलेटेड टू इंटेलिजेंस से, यानी कि बुद्धि तो सीमित होती है, बुद्धि यानी कि सीमित होती है, आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। तो ये बुद्धि अगर अभिसारी की बात करें तो एमसीक्यू सोल्व करने में, जबकि मल्टीपल सॉल्यूशन दिए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिमिटेड सॉल्यूशन की बात की जाती है। अपसारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु हर क्रिएटिव व्यक्ति क्या होगा? अपसारी सोच अवश्य रखता होगा। हर, देख लो क्रिएटिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति में क्रिएटिविटी तो ऑटोमेटिक या अपसारी सोच वाला व्यक्ति हो जाएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जिनकी आईक्यू लेवल है ना 140 से ऊपर होता ना, वो होते हैं, जैसे आइंस्टीन हो गए, 160 था। टैलेंटेड, है ना, क्रिएटिविटी, है ना, क्रिएटिव बच्चे, जैसे एमएफ हुसैन का एग्जाम्पल ऐसे थे। टैलेंटेड में सचिन तेंदुलकर ले सकते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन को समर्थ पाठ्यचर्या यानी कि एंड रीच्ड करिकुलम की आवश्यकता होती है, जिनमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कंटेंट्स होने चाहिए, यानी कि चैलेंजिंग होने चाहिए। उनके जो कंटेंट्स है ना, चैलेंजिंग होने चाहिए। इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चों को होर्स यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जैसे कंटेंट्स चाहिए, है ना। और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, यानी कि सांवेगिक बुद्धि की बात करें, सांवेगिक बुद्धि की बात करें तो संवेग तो आप जानते हो, उसकी बात है ये। संवेग जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये सब संवेग है ना। तो सांवेगिक बुद्धि को सर्वप्रथम सेलोव और मेयर ने दिया था, यानी इंट्रोड्यूस किया था। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक को डेनियल गोलमैन ने लिखा था। अरस्तु का एक वचन है ना। तो कोई भी, यानी कि ये वचन क्या है कि कोई भी व्यक्ति है ना किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाराज होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे कब नाराज होना है, कब खुश होना है, कब ना तो नाराज होना है ना खुश होना है, यानी कि कब वो नाराज हो, यानी कि कितना। ये क्या कह रहा है कि सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से, सही मात्रा में यूज कर पाए। तो हम इमोशन को अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, जैसे क्रोध अगर सही जगह पर लगा पा रहे हैं, सही मात्रा में लगा पा रहे हैं, सही तरीके से लगा कर रहे हैं क्रोध, तो ये बात है कि हमें क्रोधित होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कहाँ, कब, कैसे और कितना लगाना है, वो बात का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की कुछ विशेषताएं वो देखते हैं। सोशल, है ना, सामाजिक कौशल, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, एम्पैथी और सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि स्वनियंत्रण होता है इससे, सामाजिक कौशल बढ़ता है, आत्म जागरूकता आती है, अभिप्रेरण आती है और एम्पैथी भी आती है। कोग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान व संवेग की बात करते हैं। बाई डायरेक्शनल, यानी बाई डायरेक्शनल होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं दोनों, संज्ञान व संवेग दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सिर्फ एक केस में प्रभावित नहीं करते। जो के अनुसार, है ना, जो के अनुसार इमोशन एंड कॉग्निशन इंडिपेंडेंट हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शिक्षक के दृष्टिकोण से गिफ्टनेस की भावना इस पर डिपेंड करती है। हाई एबिलिटी, क्या? हाई एबिलिटी, है ना, और हाई क्रिएटिविटी,
यानी कि हाई एबिलिटी होनी चाहिए, हाई क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हाई कमेंटमेंट है ना, उच्च प्रतिबद्धता होनी चाहिए। रेंजुली के अकॉर्डिंग ये गिफ्टेड होगा, ये बच्चा गिफ्टेड होगा। थ्री रिंग मॉडल भी इसे बोलते हैं। क्या? थ्री रिंग मॉडल भी इसे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थ्री रिंग मॉडल। भवबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसको तो इम्पोर्टेंट लगा ही लो, इसको तो इम्पोर्टेंट लगा ही लो। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। तो इसको इम्पोर्टेंट है, ये मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ये मल्टीपल बुद्धि इंटेलिजेंस है, इसकी किसने दी थी? ये मल्टीपल इंटेलिजेंस इज आल्सो नाउन एज ए मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, है ना। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। और 8 टाइप्स की होती है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 टाइप की बुद्धि होती है। ऐसे 9 भी होती हैं, 10 भी होती हैं। तो 8 टाइप पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना। ईच ऑफ द इंटेलिजेंस आर स्वतंत्र, यानी कि प्रत्येक बुद्धि स्वतंत्र होती है। इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटिटी। बुद्धि कई प्रकार की होती है, ये कोई एक समता नहीं है। सो टीचर कैन टीच इन मल्टीपल वे, इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए? मल्टीपल वे में पढ़ाना चाहिए, यानी कि अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है, ये बात है। तो हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। ये प्रकार ऐसे प्रकार हैं जिसमें से आपके कई प्रकार के क्वेश्चन सेट में, सी टेट में पहले क्या है, अलग अलग शिफ्टें होती थी, उनमें कई प्रकार से इसमें से क्वेश्चन आता है। ये 8 प्रकार हैं, इसमें से कई प्रकार से क्वेश्चन आता था। अधिकतर तो क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता था कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल बुद्धि क्या होती है। तो हम पढ़ते हैं अब बुद्धि के टाइप, है ना। तो प्रथम जो टाइप है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी कि भाषाई बुद्धि। स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, वर्ड में स्मार्ट होगा, रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, डिब्यूट होता है, वाद विवाद, डिस्कशन। इन सब में जो व्यक्ति आगे होगा वो उसमें कौन सी बुद्धि ज़्यादा होगी? लिंग्विस्टिक बुद्धि पाई जाएगी, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर को याद कर सकते हैं। 2 व्यक्तियों के नाम ले लो यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद जी को भी याद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखे तो पोइट्स में और राइटर में ज़्यादा होती है। अब लॉजिकली बुद्धि की बात करें हम, किसकी? लॉजिकली बुद्धि की बात करें। लॉजिकली बुद्धि यानी कि तर्कपूर्ण बुद्धि। स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। Scientists and Nobel Prize winner are likely to be strong in this component. अल्बर्ट आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम। यानी कि बात ही है कि अगर जिसमें लॉजिकल बुद्धि, उसकी मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेगा जल्दी जल्दी। इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो भी आपको अच्छा लगता है मैथ में टीचर का नाम राकेश यादव से याद रख सकते हो, है ना। मैथ के टीचर अच्छे हैं राकेश यादव सर। और एपीजे अब्दुल कलाम को याद रख सकते हो, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन को याद कर सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम को याद रहिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं ये। अब देखते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्थानिक बुद्धि की बात करते हैं। स्थानिक बुद्धि तीसरी टाइप, यानी कि बुद्धि की तीसरी टाइप है स्थानिक बुद्धि। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न्स। नाविक में, मूर्तिकार में, वास्तुकार में, आंतरिक सज्जाकार, मानचित्रकार में ये स्थानिक बुद्धि अधिक होती है। सर्जन हो गए, पायलट हो गए, है ना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम, उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करें, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस की
बात करते हैं सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न्स, यानी कि जिस व्यक्ति में म्यूजिक के रिदम और पैटर्न को आसानी से समझ पाता कोई भी व्यक्ति, तो उसमें संगीतक बुद्धि अधिक पाई जाती है। इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न, यानी कि प्रोड्यूस करता है म्यूजिक को, क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है और म्यूजिकल पैटर्न में ये चेंजिंग करता है। जैसे एग्जांपल में AR रहमान को ले लो, सोनू निगम को ले लो, लता जी, यानी कि लता जी जो आपको पता ही है ना, तो लता जी को याद कर सकते हैं हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब तक हमने 4 बुद्धि के टाइप पढ़ लिए। अब 5वीं बुद्धि है बोडली काइनेस्थेटिक, है ना। यूजिंग, इसमें यानी कि ये यूजिंग होल ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिवली। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जिसका शरीर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि ये किन में ज़्यादा होता है, यानी कि स्पोर्ट्समैन में हो गया, डांसर में हो गया, एथलीट्स में हो गया, जिम्नास्ट में हो गया, सर्जन में हो गया, आर लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस पायलट, है ना। एक बात याद रखना कि पायलट और सर्जन वहाँ पर भी आए थे, है ना, स्पेशल में, है ना, स्पेशल इंटेलिजेंस में, तो इसको वहाँ पर ही ऐड कर लेते हैं। सर्जन एंड पायलट कॉमन है, इसलिए ज़्यादा महत्व इसे स्पेशल में दे देते हैं। अब 6ठी बुद्धि का प्रकार देखते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये ध्यान रखना, ये तो होती है इंटरपर्सनल, क्या होती है इंटरपर्सनल, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है, पहली जो प्राथमिकता होती है यहीं से आती है, इन दोनों से, है ना, कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल होती क्या, बस यही है बात। इंटरपर्सनल में क्या आता है कि दूसरे के व्यवहार व भावनाओं को समझना, और जैसे इसमें साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, है ना, और पॉलिटिशियन हो गए, सोशल वर्कर हो गए, रिलीजियस लीडर्स एंड लाइकली टू प्रोसेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे महात्मा गांधी, एग्जाम्पल के महात्मा गांधी जी, मदर टेरेसा, है ना। और इंट्रापर्सनल क्या होती है, ये दूसरों की भावनाओं को नहीं, ये खुद की भावनाओं की समझने की बात है। किसकी? खुद की भावनाओं को समझने की बात है। तो इंट्रापर्सनल की बात करें, अवेयरनेस ऑफ दी वन ऑफ ओवन फीलिंग, यानी कि खुद की फीलिंग पे, मोटिव, ह्यूमन एक्सिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ द लाइफ, डिजायर, यानी कि जीवन का अगर उसने मीनिंग समझ लिया तो वो कौन से में आएगी? इंट्रापर्सनल में आएगी। यानी कि खुद के बारे में जो भी अवेयरनेस है, जो भी चीज़ें हैं, खुद के बारे में ज़्यादा जागरूक रहना, खुद के बारे में सोचना कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये सब चीज़ें उसमें आएगी। इसमें हम एग्जाम्पल याद रख सकते हैं संदीप माहेश्वरी का, और अरस्तु का, सदगुरु जी का, फिलोसोफर बुद्ध जी का, हम फिलोसोफर और सदगुरु सब इसमें ही आते हैं। अब पढ़ते हैं लास्ट बुद्धि का प्रकार 8, जो नेचुरलिस्टिक है, प्राकृतिक बुद्धि, है ना। तो इसमें क्या है, जिसमें प्राकृतिक बुद्धि अधिक पाई जाती है ना, सीधा सा समझो, जो पेड़ पौधों से प्रेम करता है, पेड़ पौधों से प्रेम करता है, उनमें पानी ज़्यादा देता है, ज़्यादा नहीं, पेड़ पौधों की देख रेख करता है, या उसको पर्यावरण अच्छा लगता है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें कौन सी बुद्धि ज़्यादा पाई जाएगी? उसमें नेचुरल बुद्धि ज़्यादा, यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उसमें पाई जाएगी। सेंसिटिविटी टू दी फ्यूचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, हंटर, फार्मर, टूरिस्ट, बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, बर्ड वॉचर्स प्रोसेस मोर ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस, है ना। तो ये 8 प्रकार पढ़े हमने बुद्धि के, और ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। यानी त्रिबुद्धि सिद्धांत अब पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट। तो त्रिबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले बात है विलियम स्टैनबर्ग के द्वारा दिया गया था। त्रिबुद्धि चाप भी बोल देते हैं। इसमें प्रैक्टिकल, पी का अर्थ PCA से याद कर लेना, क्रिएटिव और एनालिटिक। कौन कौन से? PCA प्रैक्टिकल, ये तो प्रैक्टिकल हो गया, ये क्रिएटिव हो गया और एनालिटिक हो गया, है ना। इस प्रकार याद कर सकते हैं, और ये अपना चाप है।
इसमें हो गया प्रैक्टिकल, तो ये हो गया है ना, ये प्रैक्टिकल हो गया। फिर आ गया ये रचनात्मक आ गया, क्रिएटिव हो गया, और विश्लेषणात्मक हो गया। ये तीनों हो गए, है ना। अब इसको अच्छे से और समझते हैं। विश्लेषणात्मक यानी कि विश्लेषणात्मक में क्या आएगा, थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफिशिएंटली, है ना। तो रचनात्मक की बात करें, न्यू आइडियाज कंबाइन, और प्रायोगिक की बात करें, सेप दी एनवायरमेंट टू मैक्सिमाइज वन स्ट्रेंथ एंड कॉम्पेंसेट वंस वीकनेस, यानी कि स्ट्रिक्ट स्मार्ट, प्रायोगिक में स्ट्रिक्ट स्मार्ट होता है, ठीक है। अब लुईस थर्स्टन की बात कर लेते हैं। इसने दिए थे कितने प्रकार, बुद्धि के 7 प्रकार। पीएमए प्राइमर 7 प्राइमर मेंटल एबिलिटी, है ना। ग्रुप फैक्टर थ्योरी काम करते हैं इसमें। दी 7 फैक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। स्पेशली एबिलिटी, और ये है अवधारणात्मक क्षमता, संज्ञान यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, है ना, और मेमोरी, है ना, स्मृति हो गई, और रीजनिंग हो गई। यानी कि इससे याद कर सकते हैं, किससे, SPNV से। किससे, SPNV से। और क्या है, वो रह गया अपना W, और रह गया अपना W, फिर रह गया M और R। इसमें S का अर्थ है स्पेशियल, और इसका अर्थ ये देख लो, है ना, N का न्यूमेरिकल, और V का वर्बल, W का वर्ड, और M का मेमोरी, और R का रीजनिंग। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं आसानी से।